हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी माई क्रूअल लव पार्ट 14 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सारी कहानियाँ पसंद आ रही होगी। हमने पिछले भाग में देखा कि मित्रा किडनैप हो गई है और किडनैपर रुद्र को 48 घंटे का समय देता है। धीरे धीरे मित्रा को होश आया। जब उसने आंखें खोलकर देखा तो उसके चारों तरफ अंधेरा ही था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। वह खुद को असहाय महसूस कर बहुत डर गई थी। तभी उसे किसी की आने की आहट सुनाई दी। वो अपनी आंखें बंद कर बेहोश होने की एक्टिंग करने लगी। वह अनजान शख्स किडनैपर ठीक उसके सामने था। उसके चेहरे पर सातिर मुस्कान थी और वह बोला, जानता हूँ तुम अपने होश में हो, बेहोश होने की एक्टिंग कर रही हो। जैसे यह शब्द मित्रा के कानों में पड़े, वह पूरी तरह से घबरा गई। डर से उसके माथे पर पसीने आ गए। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। वह धीरे से अपनी आंखें खोलती है और सामने उस अनजान शख्स जिसका चेहरे पर मास्क था देखकर वह डर गई। वह बोला, वाकई तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी खूबसूरती देखकर फरिश्ते की भी ईमान डोल जाए। फिर हम क्या चीज़ है। रुद्र का नसीब बहुत अच्छा है, लेकिन अब नहीं रहेगा। जब वह अपनी गर्लफ्रेंड को मेरे बिस्तर पर मेरे साथ देखेगा तो बहुत तड़पेगा। खुद के किए हुए कर्मों पर बहुत पछताएगा। बहुत हीरोगिरी चढ़ी है ना उसको। अब मालूम चलेगा उसे कि उसे मुझसे दुश्मनी कभी नहीं करनी चाहिए थी। उसकी बात सुनकर मित्रा डर से थरथराने लगी थी। वह बहुत मुश्किल से बोली, हम मिस्टर रुद्र की गर्लफ्रेंड नहीं है। प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए। यह सुनते ही उस अनजान शख्स की भौवें गुस्से से तन गई। वह मित्रा के जबड़े को बेदर्दी से पकड़ते हुए पूछा, बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम झूठ बोलोगी और मैं तुम पर यकीन कर लूँगा? इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। देखा है तुम्हारे लिए उसकी आंखों में प्यार। दर्द से मित्रा के आंखों में आंसू आ गए। वह बोलना चाह रही थी, लेकिन उस किडनैपर ने उसके जबड़े को जोर से पकड़ रखा था, जिससे उसे बोलने में कठिनाई हो रही थी। वह उसका जबड़ा झटके से छोड़ देता है और अपने मोबाइल से उसकी एक फ़ोटो लेता है और अपने किसी बॉस को सेंड कर देता है। 1 मिनट बाद उस नंबर से उसे फ़ोन आया और वह अनजान किडनैपर फ़ोन उठाकर कहता है, बॉस, हमने अपना काम कर दिया है। जिस लड़की को आपने किडनैप करने के लिए कहा था वो ठीक मेरी आंखों के सामने है। दूसरी तरफ से गुस्से से भरी आवाज़ आती है, बेवकूफ़, कितनी बार कहा है कि कोई भी काम जल्दीबाजी में मत किया करो। यह वह लड़की नहीं है, यह कोई और है। कहा था पहले, जिस लड़की को किडनैप करना है उसकी तस्वीर तो देख लो। लेकिन तुम्हें ना जाने क्या जल्दी थी। क्या बॉस? किडनैपर हैरानी से पूछता है। लेकिन बॉस, हमने इसे ही उस रुद्र के साथ देखा था। मैंने उस लड़की की तस्वीर तुम्हें अभी भेजी है। और हाँ, मेरा काम पूरा हो जाना चाहिए, वरना तुम्हारी हालत में ख़राब कर दूंगा, समझे? जब तक काम पूरा नहीं हो जाता मुझे कॉल मत करना। दूसरी तरफ से वो बोलता है और फ़ोन कट जाता है। वह अनजान शख्स अपने मोबाइल में उसके बॉस द्वारा भेजी गई तस्वीर को देखकर वह दंग रह जाता है। वहीं वह मित्रा को देखता है। दोनों लड़कियां अलग अलग थी। वह गुस्से से मित्रा से पूछता है, तुम उस रुद्र की गर्लफ्रेंड नहीं हो तो फिर हो कौन? वह डरते हुए बोली, हम उनके घर की मेहमान हैं। वह मोबाइल में लगी तस्वीर उसे दिखाता है। उस तस्वीर को देखकर मित्रा चौंक जाती है। वह सनाया थी। वह किडनैपर उससे पूछता है, क्या तुम इस लड़की को पहचानती हो? मित्रा एक बार किडनैपर को देखती है तो एक बार सनाया की तस्वीर को। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसने झूठ उससे कहा, नहीं, हम इसे नहीं जानते हैं। किडनैपर उसे डांटने लगता है, झूठ मत बोलो, यह उस रुद्र की गर्लफ्रेंड है। एक बार फिर मित्रा को झटका देने वाली बात हो गई थी। उसकी आंखें नम हो गई। यह सच जानकर कि सनाया मिस्टर रुद्र की गर्लफ्रेंड है। वह अनजान शख्स फिर उससे बोला, बताओ, तुम उस घर में रहती हो ना? क्या उस घर में इस लड़की को देखा है?
मित्रा को सच जानकर सदमा लग गया था। वह ना में सिर हिलाई। नहीं, हमने इन्हें नहीं देखा है, इनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। किडनैपर गुस्से से बौखला जाता है। वो फिर उससे पूछा, रुद्र के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? मित्रा बोली, कुछ नहीं, हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। हम बस उनके घर की मेहमान हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यह अलग बात है कि मिस्टर रुद्र अपने मेहमानों का बहुत केयर करते हैं, इसलिए आपको गलतफहमी हो गई थी। अब तो आपको सच मालूम है, प्लीज़ हमें जाने दीजिए। किडनैपर के चेहरे पर एक बार फिर सातिर मुस्कान फैल गई और वह मित्रा के चेहरे के करीब, बहुत करीब आकर कहा, जिससे मित्रा अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है, नहीं बेबी, तुम तो मेरी जैकपॉट हो। वह उसे बहुत गंदी नज़र से घूरते हुए, तुम्हें कैसे जाने दूं? तुम पर मेरा दिल जो आ गया है। वह कमरे से बाहर निकल आता है। उसके आदमी उससे पूछते हैं, बॉस, अब इस लड़की का क्या करना है? वह अपनी गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए बोला, यह लड़की भी मिस्टर रुद्र के लिए बहुत खास है, तभी तो इसे बचाने के लिए मंदिर तक आ गया था। मैं अब इस लड़की के साथ वही करूँगा जो उस रुद्र की बर्बादी का कारण बनेगा। अब मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊँगा। दूसरी ओर रोहन इवेंट में उस लड़के की सारी डिटेल्स निकालकर रुद्र से बोला, रुद्र, आज शाम वह हमें क्लब में मिलेगा, वहीं पर यह काम करता है। इसे एक बार पकड़ लिया तो हम मित्रा तक पहुंच सकते हैं। रुद्र ने कहा, फिर इंतजार किसका है? इसे पकड़ने की तैयारी करो। हमारे लिए एक एक सेकेंड बहुत कीमती है। समय गुजर रहा है। रुद्र, रोहन और ऋषि उस क्लब में पहुंचते हैं जहां वह उस लड़के को पकड़ने आए थे। वह लड़का शराब के नशे में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। तभी रुद्र की नज़र उस पर पड़ती है। उस लड़के की भी नज़र रुद्र पर पड़ती है। उसे देखकर वह डर जाता है और घबराकर भागने लगता है, लेकिन ऋषि उसे दबोच लेता है। क्लब के बाहर उसे लेकर आए। ऋषि ने उसे बहुत मारा। तभी रुद्र उस पर गन पॉइंट करते हुए पूछता है, तुम्हारे सामने कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय सच बताने के। बताओ, किसने मित्रा का किडनैप किया है और कहाँ रखा है उसे? वह लड़का डरते हुए बोला, वह कौन है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ, यह बता सकता हूँ कि उसने उस लड़की को किडनैप करके कहाँ रखा है। वह लड़का रुद्र को सच बता देता है। इधर अज्ञात शख्स मित्रा को बेहोश करके अपनी गाड़ी में बैठाता है और उसे अपने साथ किसी अज्ञात स्थान पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। रुद्र जल्दी से उस जगह पहुंचना चाहता था जहां मित्रा थी। वह अपनी गाड़ी में बैठकर तेजी से उस स्थान की ओर बढ़ने लगता है। रोहन और ऋषि भी उसके साथ में थे। इधर हेमा जी, विजय जी, देविका और अर्जुन घर पहुंचते हैं। उन्हें देखकर गायत्री जी बहुत खुश हो जाती है। हेमा जी ने पूछा, मित्रा कहाँ है माँ? कुछ पता चला उसका? गायत्री जी अफसोस करते हुए कहती है, नहीं बेटा, रुद्र उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं हमारे घर परिवार पर किसकी नज़र लग गई है। बेचारी मित्रा, वह तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं है, फिर कौन उसको किडनैप कर सकता है? विजय जी ने कहा, शांत हो जाइए माँ, मुझे रुद्र पर पूरा भरोसा है, वह मित्रा को कुछ नहीं होने देगा। सनाया को होश आ गया है? हेमा जी ने फिर पूछा। वह बोली, हाँ बेटा, वह अपने कमरे में ही है। हेमा जी सनाया के कमरे में जल्दी जल्दी गई और विजय जी उनके पीछे चले गए, लेकिन देविका अपने कमरे में चली गई। हेमा जी को सनाया देखकर बहुत खुश हो गई। आंटी, हेमा जी सनाया को अपने गले लगाते हुए बोली, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें होश आ गया बेटा, बहुत लंबा इंतज़ार करवाया तुमने। कैसी हो तुम? सनाया ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, बस थोड़ी कमज़ोर हो गई हूँ, लेकिन अब आपको देख लिया ना तो जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। विजय जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, हाँ बेटा, तुम बहुत जल्द पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। सनाया उनके चेहरे पर चिंता और परेशानी देखकर पूछी, क्या बात है आंटी, कुछ परेशानी चल रहा है क्या घर में? जब से होश में आई हूँ रुद्र भी बदला बदला सा लग रहा है। अपने ही कमरे में मैं बोर हो रही हूँ, रुद्र को देखने के लिए भी तरस गई हूँ। आप सभी भी परेशान लग रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? विजय जी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, रुद्र थोड़ा बिजी चल रहा है।
जैसे ही अपने काम से फ्री होगा अपना सारा समय तुम्हें ही देगा। तुम चिंता मत करो, हेमा जी ने भी कहा। और रही बात कमरे में बोर होने की, तो अब तुम्हें बोर होने की भी ज़रूरत नहीं है। वह एक व्हील चेयर लेकर आती है, तुम अब इस पर बैठकर चलोगी जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। सनाया खुश होते हुए कहती है, आप सच में आंटी बिल्कुल नहीं बदली हैं। आप आज भी मुझसे बहुत प्यार करती है ना? हेमा जी उसके गालों को छूते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम हो ही प्यारी, तुमसे कोई कैसे नफरत कर सकता है। सनाया मुस्कुराने लगती है। देविका अपने कमरे में आ जाती है। उसके पीछे अर्जुन आते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों आ गई देविका? बाहर सभी परेशान हैं। आरव सो चुका है, इसलिए इसे ही सुलाने आ गई थी। देविका ने बहाना बनाते हुए कहा, देखो देविका, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। समझने की कोशिश करो, जो हो चुका है उसे भूलकर आगे बढ़ना सीखो। देविका की आंखें नम हो गई और हल्की मुस्कान के साथ बोली, इतना आसान होता है क्या भूल जाना? आप भूल सकते हैं क्या? अर्जुन की नज़रें नीचे हो गई। चलिए मान भी लिया कि आप भूल सकते हैं, क्योंकि आपके लिए नॉर्मल बात होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं अर्जुन। यह सच है कि मैं रुद्र की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन यह भी सच है कि मैं अपने घर को बर्बाद होते हुए भी नहीं देख सकती हूँ। सनाया होश में आ गई है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, लेकिन मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं शादी करके इस घर में आई थी। किसी ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था सिवाय रुद्र के। धीरे धीरे मैंने सभी के मन में जगह बनाई, सभी के दिल में अपने लिए प्यार बनाया, और इन सब में साथ दिया तो रुद्र ने। मुझे अच्छी तरह से याद है आपने भी मुझे अकेला छोड़ दिया था, है ना अर्जुन? क्योंकि सभी को मैं नहीं, सनाया पसंद थी। आपको भी सनाया पसंद थी ना? बोलिए अर्जुन, आप तो सनाया से शादी करना चाहते थे, लेकिन अफसोस की बात है कि सनाया ने आपको नहीं रुद्र को चुना था। देविका बोलते बोलते चुप हो गई, क्योंकि दुख से उसका मन भर गया था। अर्जुन ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, जानता हूँ देविका कि तुम्हें बहुत तकलीफ पहुँचाया हूँ, बहुत दर्द से तुम गुजरी हो, लेकिन वह अतीत था। मैं सच में आज सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे साथ ही मेरी लाइफ है, यह मैं समझ चुका हूँ। भूल जाओ सब कुछ देविका, प्लीज़। देविका ने उसके हाथों को अपने चेहरे से हटाते हुए कहा, कोशिश करूँगी अर्जुन, लेकिन आसान नहीं है। और कमरे से बाहर निकल जाती है। इधर तीनों उस लड़के द्वारा बताए गए एड्रेस पर पहुँचते हैं और अपने हाथों में गन लिए आगे बढ़ रहे थे। शहर से काफ़ी दूर वहाँ एक कमरा था जिसमें मित्रा को रखा गया था। वह कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। रुद्र, यहाँ तो कोई नहीं है, क्या उस लड़के ने हमें झूठ कहा? रोहन परेशान होकर पूछता है। नहीं, मित्रा यही थी। देखो ये रस्सी और खाने पीने का सामान, और ये जूते का निशान, लगता है अभी अभी वो यहाँ से निकले हैं। रुद्र ने कहा, बारिश हुई है बाहर, मिट्टी हल्की गीली है। वह जिस रास्ते उसे लेकर गए हैं उन गाड़ियों के टायरों का निशान जरूर होंगे। वह तीनों बाहर निकलते हैं तो सामने सच में गाड़ी के टायरों के निशान थे। इसी को फॉलो करो ऋषि, रुद्र गाड़ी में बैठते हुए कहा। दूसरी तरफ किडनैपर मित्रा को लेकर एक बंगलों में एंटर करता है। अंदर उसके आदमी थे। वह अपने आदमियों से पूछता है, सब तैयारी हो गई है? जी बॉस, आपने जैसा कहा था सब हो गया है, सेटअप तैयार है। इधर ऋषि तेजी से कार ड्राइव करता है, लेकिन कुछ दूरी पर ही जाकर वो कार रोक देता है और बोलता है, रुद्र, यहाँ के बाद कोई निशान नहीं है, अब आगे क्या करें? जरूर किडनैपर मित्रा को लेकर इधर ही आसपास होंगे। चारों तरफ फैल जाओ और ढूंढो उसे। लोकेशन माया को सेंड करो, रुद्र ने कहा। इधर मित्रा को जैसे ही होश आया वह वहाँ की नज़ारा देख चीख पड़ी। वह बेड पर थी और उसके चारों तरफ कैमरे लगे हुए थे। यह क्या है? हम यहाँ क्यों हैं? वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह अनजान शख्स उसे पकड़ बेड पर पटक देता है। वह डर से खुद में सिकुड़ जाती है। वह कांपते हुए बोली, प्लीज़ हमें जाने दो, हमने कुछ भी नहीं किया है। ओ बेबी, कैसे जाने दूँ? आज तो हमारी सुहाग रात है। सुहाग रात?
सुनते ही मित्रा की आंखें हैरानी और डर से चौड़ी हो गई और वह फुट फुट कर रोने लगी। और जानती हो बेबी, खास बात क्या है? हमारी सुहाग रात की लाइव टेलीकास्ट होगी, सिर्फ उस कमीने रुद्र के लिए। बहुत घमंड है उसे अपनी पावर पर। देखता हूँ तुम्हें कैसे बचा पाता है। 48 घंटे दिए थे उसे, जिसमें 1 घंटा ही बचा है। ना ही उसकी पावर काम आई और ना ही उसके पैसे। तुम्हारी बर्बादी ही उसकी बर्बादी होगी। खुद को हर रोज कोसेगा कि उसकी वजह से एक मासूम की जिंदगी बर्बाद हो गई। बी रेडी बेबी, बहुत मजा आने वाला है। यह सुनकर मित्रा सन पड़ गई थी। दिमाग शून्य हो गया था उसका। वह चाह कर भी वहां से भाग नहीं सकती थी। खौफ से उसका शरीर सिहर उठा था। उसकी गंदी नज़र उसके शरीर को भेद रही थी। वह उसके सामने एक एक कर अपने कपड़े उतार रहा था। मित्रा कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगती है। वह उसकी तरफ बढ़ रहा था। सोचकर ही मित्रा डर से थरथराने लगी थी। उसकी आवाज़ सिसकियों में बंध गई थी और वो फिर बेहोश हो गई। फिर भी वो किडनैपर खुद को रोकने की बजाय आगे बढ़ रहा था। तभी तेज दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आई और उसने उस ओर देखा तो चकित रह गया। सामने रुद्र था। उसकी गुस्से से लाल आंखें उसे बहुत ही खतरनाक बना रही थी। रुद्र ने उसे देखा और उसकी आंखों में आग लग गई थी। वह उसे देखकर गुस्से से भर गया और उसकी तरफ बढ़ा। वो अनजान शख्स अपने आदमियों को पुकारने लगता है। तभी रुद्र अपनी मुट्ठी भींचते हुए और गुस्से से उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हारी आवाज़ सुनने वाला अब यहाँ कोई नहीं है। वह उसे बहुत ही बेदर्दी से मारने लगता है और उसके चेहरे से उसके मास्क को उतारने की कोशिश करता है। किडनैपर भी उसे अच्छी टक्कर देता है। तभी वहाँ पर रोहन और ऋषि भी आ गए। अब वो अकेला हो गया था। खुद को सरेंडर करने के सिवा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। रुद्र ने कहा, इस मास्क के पीछे तुम कौन हो, यह मेरे लिए बहुत ज़रूरी है जानना। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। चुपचाप अपने मास्क उतारो, वरना मैंने अगर ज़बरदस्ती की तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। किडनैपर अपना मास्क उतारता है तो उसे देख तीनों चौंक जाते हैं और तीनों के मुंह से एक ही आवाज़ आती है, मैक्स। मैक्स भी गुस्से से भर गया था। वह बोला, हाँ मैं मैक्स हूँ, याद तो होगा ना तुम तीनों को। तुम तीनों को लगा था कि मैं शहर छोड़कर भाग गया हूँ। अरे मैं तो इस रुद्र को बर्बाद करने का रास्ता ढूंढ रहा था। तुम्हारी वजह से मैं अपने ही देश में पराया हो गया था। मुझे अपने बाप को खोना पड़ा। तुमने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था रुद्र। इसलिए मैंने सोच लिया था कि जब तक मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करूँगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हर रोज़ तुम्हारा सामना करने के लिए खुद को तैयार किया था। रुद्र ने उसकी आंखों में ताकते हुए कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि यह प्लान तुम्हारे अकेले का नहीं है, क्योंकि तुम यह एफर्ट नहीं कर सकते थे। ना ही तुम्हारे पास पावर थी, ना ही पैसे। तो बताओ कि तुम्हारा असली बॉस कौन है? इन सब के पीछे कौन है? मैक्स ने कहा, मुझे नहीं मालूम। मुझे बस तुम्हारी गर्लफ्रेंड को किडनैप करने के लिए कहा गया था। गर्लफ्रेंड? यह सुनकर तीनों फिर चौंक पड़े। मैक्स ने फिर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। मुझे तो बस तुम्हें सबक सिखाना था, चाहे जैसे भी। ऋषि ने कहा, रुद्र अब इसका क्या करना है? इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं, यही सही होगा। पुलिस अपने हिसाब से इसके मुंह से सच उगलवाएगी। हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए। रुद्र बोला, नहीं, इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता हूँ। इससे अपने हिसाब से निपटेंगे। तुम दोनों ले जाओ इसे। बहुत कुछ सच जानना है इसके मुंह से, अभी समय नहीं है। ले जाओ इसे। रुद्र मित्रा को अपनी बाहों में उठाता है और वहाँ से बाहर निकल आता है। रोहन और ऋषि मैक्स को अपनी गाड़ी में लेकर दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। वहीं रुद्र मित्रा को अपने कार में बैठाता है। उसे होश में लाने के लिए पानी की छींटें उसके चेहरे पर डालता है। तभी अचानक मित्रा हड़बड़ाहट में उठ गई। प्लीज़ प्लीज़ हमें छोड़ दो, प्लीज़ हमें छोड़ दो। आंखें खोलकर देखी तो उसके सामने रुद्र था। उसकी आंखें भर आई और वो रुद्र के गले से लिपट गई। रुद्र भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेता है, जैसे कि आज वह उसे छोड़ना ही ना चाहता हो। मित्रा सिसक सिसक कर रोने लगती है।
रुद्र उसे संभालते हुए, डरो मत, मैं अब यहीं हूँ, तुम सेफ हो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। हम बहुत डर गए थे मिस्टर रुद्र, आप नहीं आते तो ना जाने आज हमारे साथ क्या हो जाता। रुद्र ने कहा, कैसे नहीं आता, मुझे तो आना ही था, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। यह सुनते ही मित्रा उसके सीने से अलग हुई। दोनों की आंखें एक दूसरे को देखने लगी थी। ये 48 घंटे की दूरी दोनों को कम नहीं कर पाया था। रुद्र के चेहरे पर मुस्कान थी मित्रा को अपने पास में देखकर। तभी मित्रा के दिमाग में मैक्स की कही बात याद आ गई। वो झट से खुद को दूर कर लेती है और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। उसके इस तरह से करना रुद्र को खल गया, लेकिन उसे लगा कि वो बहुत थक चुकी है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। वो गाड़ी ड्राइव करते हुए आगे बढ़ा, लेकिन बार बार उसकी नज़र मित्रा पर ही चली जा रही थी। लेकिन वह खामोश और चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी, आंखों से लगातार बहते आंसू को रोकते जा रही थी। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे सनाया और रुद्र को लेकर। रुद्र ने पूछा, तुम ठीक हो? जानता हूँ मुझे यह सवाल तुमसे नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या कहूँ। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। आज के बाद तुम्हें कोई नहीं छू सकता है, यह मेरा वादा है। मित्रा ने रुद्र को खाली आंखों से देखा तो वह अंदर तक हिल गया। वह धीमी आवाज़ में बोली, प्लीज़ हमें घर जाना है। फिर वह अपनी आंखें बंद कर सीट पर सिर टिका दिया। रुद्र बस उसे देखते रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। उसने गाड़ी आगे बढ़ाई। रुद्र के दिमाग में बस आज का इंसिडेंट ही याद आ रहा था। कैसे मैक्स मित्रा को छूने की कोशिश कर रहा था, सोचकर ही उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। गुस्से से वो अचानक गाड़ी की ब्रेक लगाया, जिससे मित्रा का सिर आगे की ओर झुका। इससे पहले कि उसे चोट लगे, रुद्र ने उसे संभाल लिया। वह गहरी नींद में थी। बाहर ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, जिससे मित्रा के बिखरे बालों की लटें उसके चेहरे पर आ जा रही थी। इससे उसकी नींद में खलन पड़ रही थी। रुद्र ने उसके लटों को उसके कानों के पीछे किया और ना जाने उसने क्यों उसके माथे पर किस कर लिया। उसे यह करते हुए बहुत अच्छा फील हुआ। सोते हुए मित्रा से बोला, तुम्हें क्या पता कि 48 घंटे मैंने कैसे गुजारे हैं, यह सिर्फ मैं जानता हूँ। मैं नहीं जानता कि तुमसे मेरा रिश्ता क्या है, लेकिन तुमसे दूरी दर्द देती है मुझे। तुम बहुत अलग हो मित्रा, सबसे अलग। बहुत सारी लड़कियाँ आई मेरी ज़िंदगी में, लेकिन तुम जैसी कोई नहीं थी। तुम्हें पास रखता हूँ तो डर लगता है, दूर जाती हो तो बेचैन हो जाता हूँ। क्या नाम दूँ इस रिश्ते को। कुछ ही घंटों में दोनों सिंह मेंशन पहुँचते हैं। मित्रा की भी अब आंखें खुल गई थी। दोनों जैसे ही गाड़ी से उतरे, माया मित्रा के गले से लग गई और पूछी, तुम ठीक हो ना? मित्रा ने हाँ में सिर हिलाई। रुद्र मित्रा को अंदर ले गया, जहाँ गायत्री जी सबके साथ बैठी हुई थी। मित्रा को देखकर सभी खुश हो जाते हैं। गायत्री जी उसे अपने गले से लगा लेती है। सभी उसकी हालचाल पूछने लगे। गायत्री जी ने कहा, तुम नहीं थी तो घर घर जैसा नहीं था बेटा, ऐसे कहाँ चली गई थी? मित्रा ने कहा, हम ठीक है दादी, आप चिंता मत कीजिए। तभी एक आवाज़ आई, कौन है ये लड़की? सभी ने उस तरफ देखा तो व्हील चेयर पर सनाया थी। सनाया को होश में देख मित्रा खुश हो गई। वह उसके पास घुटने के बल बैठ गई। आप ठीक हो गई? हम बता नहीं सकते कि आपको होश में देख हमें कितनी खुशी हो रही है। सनाया अब भी उसे अजनबी निगाहों से देख रही थी। तभी गायत्री जी माया से बोली, देखो इसको, अभी खुद की हालत खराब है, फिर भी सनाया को होश में देखकर अपना गम भूल गई। सच में बहुत ही प्यारी बच्ची है। गायत्री जी की बात रुद्र ने सुन लिया और मित्रा को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। सनाया पूछी, कौन हो तुम? तभी माया ने कहा, यह वही डॉक्टर है जिसने तुम्हें ठीक किया है। आज तुम होश में हो तो बस मित्रा की वजह से। सनाया बोली, माया मैं नहीं मानती, हो सकता है इसने मेरी ट्रीटमेंट की होगी, लेकिन आज मैं होश में हूँ तो सिर्फ और सिर्फ रुद्र की वजह से। मुझे रुद्र के सिवा कोई और ठीक कर ही नहीं सकता है। वह रुद्र से पूछी, ठीक कहा ना रुद्र? रुद्र एक फीकी मुस्कान मुस्कुराया। खैर यह बताओ तुम अब तक कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी।
ऐसे मुझे अकेले छोड़कर मत जाया करो। बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ ना रुद्र, और तुम खरे खरे बस देखे जा रहे हो। आज रुद्र को सनाया के सवालों का जवाब देने में असहज महसूस हो रहा था। उसे कहीं न कहीं डर लग रहा था कि कहीं मित्रा उसे गलत ना समझ ले। विजय जी ने कहा, अब कोई कुछ ना पूछेगा ना ही कुछ कहेगा। इतने दिनों बाद हमारे घर में खुशियाँ आई है, हमारे लिए यही बहुत है। सनाया मित्रा को देखकर फिर पूछी, और यदि तुम मेरी डॉक्टर थी तो कहाँ थी? जब हम होश में थे तुम तो नहीं थी आसपास। सभी खामोश हो गए। तभी हेमा जी ने कहा, बेटा ये बाहर गई थी अपने किसी काम से, लेकिन रास्ता भटक गई थी। इसके लिए नई जगह है ना, यह लंदन में पहली बार आई है, इसलिए रुद्र मित्रा को लेने के लिए गया था। हेमा जी ने सनाया से झूठ बोला। यह सुनकर सभी हैरान थे। मित्रा को बहुत ही बुरा लगा। वह रुद्र की तरफ देखी तो वह अपनी नजरें झुका लेता है। देविका और अर्जुन भी वहां आ जाते हैं। मित्रा को देखकर देविका पूछी, तुम ठीक हो ना? जी हम ठीक हैं, वह जवाब दी। अर्जुन और सनाया एक दूसरे को देखकर अपनी निगाहें फेर लेते हैं। हेमा जी ने कहा, कल घर में महापूजा है, सनाया के होश में आने की खुशी में मैंने रखा है। उसके बाद शाम में पार्टी भी है, तो कल के सेलिब्रेशन के लिए सब तैयार है? सभी खुशी में हाँ में जवाब देते हैं। सनाया रुद्र के पास आकर उसके हाथों को पकड़ कहती है, मुझे मेरे कमरे में ले चलो, मुझे आराम करना है। उन दोनों को साथ में देखकर मित्रा की आंखें नम हो गई थी और वह सभी से अपनी निगाहें चुराकर अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर वह फुट फुट कर रोने लगती है। इन दिनों उसने बहुत कुछ सहा था। एक एक इंसिडेंट उसके आंखों के सामने घूमने लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ उसे यह बात जानकर हुई थी कि सनाया रुद्र की गर्लफ्रेंड है। वो खुद से कहती है, हमें बुरा क्यों लग रहा है? हमें तो पता ही था कि यही होना है, हमने ही गलत समझ लिया। बिना सच जाने मिस्टर रुद्र से उम्मीद कर बैठे। क्यों हमारे साथ ही ऐसा होता है? जिससे भी चाहते वो हमसे दूर चला जाता है। वहीं सनाया के कमरे में जाने के बाद गायत्री जी गुस्से से हेमा जी से पूछी, तुमने सनाया से झूठ क्यों बोला? मित्रा के बारे में सच क्यों नहीं बताया? हेमा जी ने कहा, ऐसी बात करिए माँ, सनाया को सच बताते तो उसके मन में हजारों सवाल उठते, और अभी उसे किसी तरह का ट्रॉमा देना सही नहीं है। वो काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए झूठ बोला, और इससे भी उसे क्या फ़र्क पड़ता है? यह सुनकर गायत्री जी को बहुत हैरानी हुई और वो पूछी, यकीन नहीं होता है हेमा, तुम जब से इंडिया से वापस आई हो बहुत बदल गई हो। तुम मित्रा के साथ अजनबी की तरह बिहेव क्यों कर रही हो? हेमा जी अपनी नज़रें चुराते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है माँ, आप ऐसे ही चिंता कर रही हैं। मुझे कल की महापूजा की तैयारी करना है। क्या होगा कहानी में आगे? क्या वजह थी हेमा जी के बदले व्यवहार की? क्या रुद्र सनाया को सच बताएगा, या एक गलत फहमी मित्रा को हमेशा के लिए रुद्र से दूर कर देगी? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।